हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो है ना अनचेंज्ड रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। किस कंडीशन में? जब हम उसके रो को किस में चेंज कर दे, कॉलम में, या फिर कॉलम को चेंज कर दे रो में। तो कहने का मतलब है, जैसे रो का चेंज होता है जो कॉलम में, तो वो किस कंडीशन में होता है बताओ? ट्रांसपोज में। ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज लेट ए मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होगा। किस कंडीशन में? अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बनेगी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो अनचेंज रहेगा अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते तब। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, 2 by 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स, हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास वही मैट्रिक्स है। और अब इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, तो 4 माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 6, ये आ जाएगा हमारा -2। अब हम इसका करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 1 2, रो बन जाएगी कॉलम, और कॉलम बन जाएगी रो। अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, तो ये हो जाएगा हमारा -2। तो दोनों केस में हमारे जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई कि अगर हम रो को चेंज कर दे कॉलम में, या कॉलम को चेंज कर दे रो में, तो इससे मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट है उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। ठीक है, अभी कह रहा है इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। इसका मतलब हुआ, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की दो रो को या फिर कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, रो को तो बना, रो की जगह लिख दे हम कॉलम, और कॉलम, सॉरी, दो रो को इंटरचेंज। ठीक है। तो इसका मतलब है, जैसे फर्स्ट रो को हम सेकंड में चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, या फिर फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर दें। तो इस केस में हमारा जो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट है, जैसे अगर साइन प्लस का है तो वो हो जाएगा माइनस का, या फिर माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। इसमें भी हम 2 by 2 की मैट्रिक्स लेंगे। जैसे 1 3 4 और 1, ये हमारी मैट्रिक्स है। अगर हम इसके जो रो को, फर्स्ट रो को अगर हम इंटरचेंज करें सेकंड रो से, ठीक है, तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है। तो फर्स्ट रो की जगह आ जाएगी हमारी सेकंड रो, और सेकंड रो की जगह आ जाएगी हमारी फर्स्ट रो। ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी मैट्रिक्स थी उसका, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12, ये आ जाएगा हमारा -11। ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 12, माइनस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो ये हमारा आ जाएगा 11। तो यहाँ पे तो आया हमारा -11, और यहाँ पे आया हमारा +11। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन चेंज हो गया।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी रो को रो से चेंज करें या फिर किसी भी कॉलम को कॉलम से चेंज करें, रिप्लेस करें, ठीक है, तो उस केस में हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज। और थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। किसमें कह रहा है कि जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स है हमारे पास और उसकी दो रो या फिर दो कॉलम आपस में क्या हो, आइडेंटिकल, मतलब इक्वल हो या फिर सेम हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा जीरो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3, 3 बाई 3 के लेंगे, 4 1 0 और 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स में क्या है, जो हमारी फर्स्ट रो है R1 और जो हमारी थर्ड रो है R3, तो बिल्कुल क्या है ये, आइडेंटिकल, ठीक है, सेम एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3। तो इसमें हमारा फर्स्ट रो किसके इक्वल है, थर्ड रो के इक्वल है, या फिर कॉलम भी इक्वल हो सकते हैं, जैसे 1 2 1 0 1 2 और 1 2 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में क्या है, हमारा जो फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है वो इक्वल है, फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम। तो दो कॉलम हो या फिर दो रो आपस में इक्वल हो, तो उस केस में हमारा जो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। हमें एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है, ये साइन किसका है, डिटर्मिनेंट का। तो ये हमारी होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के। यानी कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसकी किसी भी एक रो को या फिर एक कॉलम को अगर हम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इसका मतलब हुआ, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का जो किसी भी रो को या कॉलम को हम कर दे मल्टीप्लाई के से, कोई कांस्टेंट से, तो उस केस में जो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, मतलब ए डिटर्मिनेंट, वो कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इसे भी हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कोई हम मैट्रिक्स ले लेंगे 2 बाई 2 की, आप 3 बाई 3 की भी ले सकते हो, इसमें थोड़ा सा लेंथ ही बन जाएगा क्वेश्चन, तो हम 2 बाई 2 से करेंगे इसे। जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है तो इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा 4 - 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -3। अब इसमें क्या है, किसी भी रो को या फिर कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो इस टाइप का बन जाएगा। जैसे मान लो 1 2 है, उसको हम किसी कांस्टेंट के की जगह हम उसको वैल्यू ले लेंगे, जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो लिखने का क्या तरीका होगा इसमें, हम किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को, ठीक है, R1 को किस टाइप से चेंज किया कि हमने R1 की जो मल्टीप्लाई है वो किससे कर दी, किसी कांस्टेंट से। तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, R1 है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमने के से, जैसे के की वैल्यू हम 2 ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, और जो सेकंड रो वो एज इट इज रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 12, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, -4। तो जो हमारा -2 है वो 2 टाइम्स हो गया किसके, -2 के। तो जो ये -2 था ये हमारा क्या था, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट,
और ये कितना हो गया k टाइम्स, ठीक है, जहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 2, k टाइम्स हो गया इसके ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसमें ना एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे अभी तो हमने क्या किया है, जो कांस्टेंट है ना उसकी केवल एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई की है। अगर मान लो इस टाइप से हो, जैसे अगर हम इसी मैट्रिक्स की बात करें 1 2 3 और 4, अगर दोनों रो की या दोनों कॉलम की, ठीक है, कॉलम की भी इसी टाइप से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। मान लो हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और सेकंड की भी कर रहे हैं 2 से, तो अब देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस ये हो जाएगा 24। तो 16 माइनस 24 कितना आ जाएगा 8 माइनस का। तो जो हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था वो क्या था -2। तो अब जो -2 है वो कितने टाइम्स हो गया इसके 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ -2। अब जो 4 है ना वो 4 क्या है, वो 4 है हमारा 2 का स्केयर। 2 का स्केयर मतलब जैसे जो मैट्रिक्स थी हमने इसमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया था 2 को, 2 टाइम्स, एक तो फर्स्ट रो से और एक सेकंड रो से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा के की वैल्यू है ना वो हमारी स्केयर में बन गई। और इस स्केयर में क्यों बनी, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स ली थी वो 2/2 की ली थी, क्योंकि इसमें रो कितनी थी 2, तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई की है 2 से। अगर मान ली 3/3 की मैट्रिक्स होती, ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स होती है हमारी, तो इसमें रो कितनी बनती 3, या फिर कॉलम कितने होते 3 होते, ठीक है। तो के की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होती 3 टाइम्स, 3/3 की मैट्रिक्स में, या फिर कॉलम की भी हम करते तो वो भी 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई होती, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो हमारा कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जो न्यू डिटर्मिनेंट है ना वो हमारा 3 टाइम्स, के की पावर 3 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के। तो अगर हम इसके जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो ये इस टाइप से बन के आएगा, ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा के की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, अगर हम के अंदर मल्टीप्लाई करें तो। और जहाँ पे n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर 2 हुआ तो ये हो जाएगा स्केयर में ही, ठीक है। किसी भी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई जो आएगी वो स्केयर में आएगी, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगर 3/3 की मैट्रिक्स हुई तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा जैसे 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 इंटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो इसमें से ना इस फार्मूले के बेस पे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई फोर्थ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। If each element of a row or column of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। इसका मतलब है अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी कोई भी एक रो या फिर कॉलम, उसमें मान लो दो टर्म्स का सम है। जैसे हम एग्जांपल से समझ में आ गई, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी जो फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम में मान लो जो एलिमेंट है ना वो टर्म्स के सम के रूप में है, जैसे ए प्लस बी, ठीक है। अगर हम कॉलम की बात करें कॉलम में या फिर रो में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसमें इस टाइप के एलिमेंट है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है। ये हमारे हो गए सम ऑफ सम ऑफ मोर टर्म्स,
और इसमें कुछ भी एलिमेंट मान लो, एल्फा, बीटा, बीटा एल्फा, और एल्फा और गामा, इस टाइप से एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो जो ये हमारी मैट्रिक्स है उसे हम किस टाइप से लिख सकते हैं, सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो जैसे इसमें दो एलिमेंट है ए प्लस बी, तो इसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे ए प्लस बी है तो इसमें से हम लिखेंगे ए, और जो ये एलिमेंट ये रहेंगे सेम, ए एल्फा बीटा, और फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे बी, और ये एलिमेंट सेम रहेंगे बीटा और एल्फा, और इसमें लेंगे हम सी, सी और एल्फा और गामा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट हो गया प्लस। ठीक है, अब ये जो लास्ट का एलिमेंट है इनको लेंगे और बाकी सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बी एल्फा बीटा, और सी बीटा एल्फा, और एल्फा सॉरी ए एल्फा और गामा। ठीक है, तो मतलब एक डिटर्मिनेंट को हम दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट में तोड़ कर लिख सकते हैं, अगर वो उसके जो एलिमेंट है वो प्लस की फॉर्म में हो या फिर माइनस की फॉर्म में। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब है जैसे किसी भी डिटर्मिनेंट का जो प्रोडक्ट है, मतलब किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका जो प्रोडक्ट में जो डिटर्मिनेंट आएगा, जैसे मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स की और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स मतलब ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी, सिंपल है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उनका सेपरेट जो डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, उन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट के बराबर। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। तो प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं मैट्रिक्स का। जैसे किसी भी मैट्रिक्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन जैसे अगर हमने 2+3 = 5 किया है तो इसका मतलब हमने जो 2 और 3 एलिमेंट है, ये नंबर है, उन पे किसका ऑपरेशन लगाया है, प्लस का। ठीक है, जो प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे नंबर सिस्टम पे लगते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से जो हमारी मैट्रिक्स है उस पे भी ऑपरेशन लगते हैं, और वो ऑपरेशन किस टाइप से लगेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो उन्हें हम देखते हैं कि कैसे ऑपरेशन हमारे मैट्रिक्स पे लगते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। इसका मतलब है किन्हीं भी दो रो को आपस में हम इंटरचेंज कर दें, या फिर कॉलम भी। ठीक है, दोनों के लागू होंगे रूल्स। तो एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले वैसे इसके लिखने का तरीका क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज। जैसे ये मान लो हमारी ith रो है, इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ये साइन हो जाएगा हमारा इंटरचेंज का, किससे, jth रो से। या फिर किसी भी कॉलम को, ith कॉलम को किससे चेंज करते हैं, jth कॉलम से। मतलब कोई आई और जे का मतलब कोई सा भी रो या कॉलम हो सकता है, वो फर्स्ट सेकंड हो सकता है, सेकंड फर्स्ट हो सकता है, या फिर थर्ड फर्स्ट या फर्स्ट थर्ड। ठीक है, तो ये जर्नल नोटेशन है इसकी। हम जैसे हम एग्जांपल लें 2x2 मैट्रिक्स पे ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 1 2 3 4। अब इस पे हमें ऑपरेशन लगाना है इंटरचेंजिंग वाला। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो है वो इंटरचेंज करनी है
सेकंड रो से। तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया। अब हम इसके लगाएंगे नेट, इसके डिटरमिनेंट पे। तो फर्स्ट रो किस में चेंज करनी है, सेकंड में। तो जो सेकंड रो है वो हमारी फर्स्ट रो की रिप्लेस कर देगी। तो 3 4 ये ऊपर आ जाएगा फर्स्ट रो में, और जो 1 2 है वो आ जाएगा हमारा सेकंड रो में। या फिर हम कॉलम पे भी लगा सकते हैं, जैसे सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर रहे हैं फर्स्ट से। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम हमारा है 1 3 और 2 4 का। तो जो ये सेकंड कॉलम है ये रिप्लेस कर देगा किसको, फर्स्ट कॉलम को। तो 2 4 हमारा आ जाएगा फर्स्ट कॉलम पे, और जो 1 3 है वो आ जाएगा हमारा सेकंड कॉलम पे। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई इंटरचेंजिंग की। ये ऑपरेशन हो गया हमारा। अब जो सेकंड ऑपरेशन है या प्रॉपर्टी, तो उसे देखते हैं। एडिशन ऑफ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, स्केलर मल्टीपल जैसे हमारे कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर कॉलम टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम। इसका मतलब है कि हम किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लो कोई रो है या फिर कॉलम है, तो इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरी रो में या फिर कॉलम में। ठीक है, किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्केलर मल्टीपल किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो जो हमारी एलिमेंट बनेगा नया, उसे हम किसी भी रो या फिर कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स का यूज करेंगे 1 2 3 4। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 पे। तो किस टाइप से ऑपरेशन लगेगा, हम जो R1 है ना उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और किस में ऐड कर रहे हैं, R2 में। तो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू हम रख लेते हैं, जैसे मान लो हमने रख ली 3। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो क्या करना है, ऑपरेशन लगेगा R1 पे, मतलब R1 जो हमारा ये जो रो है R1 ये चेंज होंगी। ठीक है, ये एज इट इज रहेगी। जिस पे ऑपरेशन लगेगा केवल वो ही एलिमेंट, ये जो रो है वो हमारी चेंज होगी। दूसरी जो रो है या कॉलम है वो हमारा सेम रहेगा बिल्कुल। और ऑपरेशन किस टाइप से लगेगा, सबसे पहले R1 की तो मल्टीप्लाई वो 3 से करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें R2 में उसे ऐड करना पड़ेगा। तो अब ऑपरेशन लगाएंगे इसमें R1 पे। तो एलिमेंट किस टाइप से होंगे, 3R1 प्लस R2 है। तो R1 ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे 3 से, और उसमें कौन सा एलिमेंट जोड़ेंगे, R2 का। तो R2 का एलिमेंट कौन सा है हमारा, 3, ये R2 है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 3। ठीक है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब ऐसे ही जो फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है 2, उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और प्लस कर देंगे उसमें R2 का एलिमेंट। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड। यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये ऑपरेशन लगा दिया हम, 3 की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से और उसमें ऐड कर दिया R2 का एलिमेंट जो हमारा 3 है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे जो R1 पे ऑपरेशन लग रहा है, R1 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 3 से। तो R1 के एलिमेंट ये हो गई, तो इसकी जो मल्टीप्लाई वो आ जाएगी 3 और 6। और इसमें जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है R2 के 3 और 4 ये ऐड करने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6, और ये हमारा हो जाएगा 10। पर ऐसे नहीं करने, लेंथ ही पड़ेगा। तो हमें कोशिश करनी डायरेक्ट करने की। जैसे इसकी 3 से मल्टीप्लाई करी थी, हो गए 3। ठीक है, और 3 में क्या ऐड करना है, 3। तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले इसे लिखेंगे 3 4। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से करनी है, तो 3 और इसमें ऐड करना है 3। तो 3 + 3 हो जाएगा 6। ठीक है, और इन 2 से भी हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6, और 6 में ऐड करेंगे 4, तो ये हमारा हो जाएगा 10। और जो सेकंड रो है वो एज इट इज रखना। ठीक है, इस टाइप से ऑपरेशन लगेगा। तो ऑपरेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम मान लो R1 को सिंपल R1 + R2 भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई, जैसे R1 के हमने
मल्टीप्लाई कर दी 1 से, तो ये भी एक स्केलर मल्टीपल है। तो सिंपल इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो डायरेक्ट हम कोशिश करेंगे करने की। क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, जैसे मान लो R2 पे लगाना है, ठीक है, R1 पे तो हमने देख लिया, R2 पे लगाना है, तो इसका मतलब जो R1 है ना वो को सेम रखने हम 1 और 2, ऑपरेशन लगेगा R2 पे। तो R2 पे ऑपरेशन लग रहा है R1 प्लस R2, मतलब ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और 2 ऐड हो जाएगा 4 में, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो ये नई मैट्रिक्स बन गई हमारी ऑपरेशन लगाने के बाद है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हमें इस टाइप से लगाना, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जैसे कुछ डिवाइड भी हो सकता है। मान लो किसी भी एलिमेंट को हम जैसे 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो उस केस में ऑपरेशन इस टाइप से हो जाएगा। मालूम R1 को ऑपरेशन लगा रहे हैं R1/2, तो जो R1 के एलिमेंट है वो हमारे हाफ हो जाएंगे। तो जब इसके है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जब हमें हमें मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। और अभी हम केवल प्रॉपर्टी करती है इसकी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर। सिंपल प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर। तो किसी भी रो की या कॉलम की जो मल्टीप्लाई है ना, हम किसी कांस्टेंट से कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स के। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है कोई 2 -1 5 और 4, ये हमारी हमारी मैट्रिक्स है। तो किसी भी रो की या किसी भी कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है हमें किसी भी स्केलर से। तो मान लो हम R1 की, मान लो हमें यहाँ पे 4 लाना है, ठीक है, इस एलिमेंट की जगह में लाना है 4। तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मल्टीप्लाई वो 2 से करनी पड़ेगी, और जो ये एलिमेंट है ये किस में आ रहा है R1 में। तो इसका मतलब हम R1 को चेंज करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन किस पे लगा, R1 पे। जो एरो के लेफ्ट में होता है उस पे लगता है ऑपरेशन, और ऑपरेशन जो लगता है वो एरो के राइट में। ठीक है, तो कैसे ऑपरेशन लगा, इसकी मल्टीप्लाई में 2 से करनी थी, तो इसका मतलब पूरी जो रो है ना उसके पूरे सभी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक से नहीं करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई होगी पूरी एलिमेंट से ही होगी, जितने भी उसमें एलिमेंट है। तो जैसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 × R1। ठीक है, इस टैग से, या कॉलम से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो जो सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे मान लो हमें लाना है 12, तो किस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। तो इसका मतलब हम चेंज कर रहे हैं किसको, सेकंड कॉलम को। तो सेकंड कॉलम पे लगेगा ऑपरेशन, और किस टाइप से लगेगा, सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई हमने करनी है 3 से, तो 3 × C2। तो इस केस में जो हमारा नया फॉर्म बनेगा मैट्रिक्स का, वो क्या बनेगा, R1 को चेंज करना है, तो ये हमारा फिक्स रहेगा R2। इस पे कैसा ऑपरेशन लगा, 2 की मल्टीप्लाई करनी है R1 से, तो जितने भी एलिमेंट है सबकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, दूसरा केस, अगर हम कॉलम पे मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाए, तो C2 पे ऑपरेशन लग रहा है, तो C1 सेम रहेगा 2 और 5। अब C2 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट है हमारे -1 और 4, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, और ये हो जाएगा 12। ठीक है,